हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 10 नवंबर और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 10 नवंबर 2020 से करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। अगर आप दोस्तों इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और चैनल पर अगर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, जिससे आने वाली वीडियोज़ का भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा, ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की ई बुक आ चुकी है। जनवरी 2020 से लेकर के अक्टूबर 2020 तक के करंट अफेयर का फुल डिटेल करंट अफेयर की ई बुक है ये। इसमें हर एक टॉपिक को कैटेगरी वाइज बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया गया है। आगे आने वाले दिनों में अगर आपका कोई भी एग्जाम लगा हुआ है तो ये ई बुक आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगी। इसका नाम ऐसे ही ब्रह्मास्त्र नहीं रखा गया है। जनवरी से अक्टूबर के बीच में अगर कोई सा भी एक सिंगल भी क्वेश्चन आता है करंट अफेयर का तो इस ई बुक के बाहर से नहीं आने वाला है। यानी ये ई बुक आपके लिए ब्रह्मास्त्र ही साबित होने वाली है करंट अफेयर्स के लिए। तो आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन से, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप व्हाट्सएप पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन की। लास्ट डे का पहला क्वेश्चन था, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन की पार्टी का चिन्ह क्या है? तो इनकी पार्टी का चिन्ह है दोस्तों गधा, डंकी। और जो डोनाल्ड ट्रंप थे इनकी पार्टी का क्या चिन्ह था? हाथी था, एलिफेंट था। एलिफेंट रिपब्लिकन पार्टी का चिन्ह है। और जो बिडेन की पार्टी है डेमोक्रेट, इनकी पार्टी का चिन्ह था गधा। ठीक है। अगला, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ लिखा है। ऐसे ही आप लोग डिटेल में आंसर किया करो, आपके डिटेल आंसर से बहुत लोगों का फायदा होता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है हमारा, 9 नवंबर सन 2020 को किस राज्य ने अपना 20वां राज्य स्थापना दिवस मनाया? तो अभी हाल ही में उत्तराखंड ने दोस्तों 9 नवंबर 2020 को अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड अलग हुआ था उत्तर प्रदेश से। जब भी मैं आपको मैप दिखाता हूँ राज्यों का, उसमें जब भी जो भी राज्य का स्थापना दिवस होता है वो भी आपको दिखाता हूँ, शो कराता हूँ, और ये भी बताता हूँ कि इस राज्य से कब ये अलग हुआ। तो ऐसे ही उत्तराखंड के बारे में भी कई बार बताया गया है। 9 नवंबर को सन 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। ठीक है। हुआ क्या था उस टाइम कि 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से के कुछ जिलों को और हिमालयी पर्वत श्रेणी के एक हिस्से को, एक पार्ट को अलग करके एक अलग राज्य बना दिया गया, जिसका नाम रखा गया उत्तरांचल। क्या नाम रखा गया? उत्तरांचल नाम रखा गया। अब ये उत्तरांचल नाम आगे चलकर 2007 में उत्तराखंड हो गया। ध्यान रखिएगा, उत्तरांचल नाम उत्तराखंड कब हुआ? 2007 में हुआ। ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये उत्तराखंड या उत्तरांचल कौन सा राज्य बना था जब अलग हुआ था? तो ये भारत का 27वां राज्य बना था। 27वें राज्य के रूप में अलग हुआ था। क्लियर? कौन? उत्तराखंड। अब देखिए, इसे देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोस्तों कई सारे तीर्थ स्थल हैं, साथ ही साथ नदियों के उद्गम स्थल भी हैं। ठीक है। और उत्तराखंड ने अभी हाल ही में अपनी एक नई राजधानी भी बनाई है, गैरसैंण। गैरसैंण को इसने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया है, गैरसैंण को। इसे भी आपको ध्यान रखना है। चलिए उत्तराखंड से कुछ और स्टैटिक जान लेते हैं। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजेपी पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। बेबी रानी मौर्य जी यहाँ के हैं गवर्नर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये उत्तराखंड का नेशनल पार्क है और भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। उत्तराखंड है कहाँ पर? ये देखिए, यहाँ पर है उत्तराखंड। मैंने आपको जैसे कि बताया 9 नवंबर सन 2000 को ये अलग हुआ था उत्तर प्रदेश से ही। ओके। अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है? ये अपना बॉर्डर शेयर करता है हिमाचल प्रदेश से और उत्तर प्रदेश से। इधर ये तिब्बत और नेपाल से शेयर करता है। क्लियर है? हाईकोर्ट पड़ता है उत्तराखंड हाईकोर्ट, जिसके चीफ जस्टिस हैं रमेश रंगनाथन जी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की? तो अभी हाल ही में 8 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दोस्तों केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय का नाम चेंज करके केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये घोषणा की है 8 नवंबर को। ये डेट याद रखिएगा, 8 नवंबर सन 2020 को। क्लियर? और उन्होंने ये भी कहा कि अब इस मंत्रालय का दायरा यानी रेंज और ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। अब इसके अंतर्गत बंदरगाहों को भी शामिल किया जाएगा और जल मार्गों को भी ऐड किया जा रहा है। साथ ही में इन्होंने रोपैक्स सेवा का भी उद्घाटन किया, रोपैक्स सर्विस का उद्घाटन किया इन्होंने गुजरात में। ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं अब ये जो नदियों के बीच में
भी रास्ते बनाए जा रहे हैं नदियों के थ्रू। अभी कुछ ही दिन पहले दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी ने सी प्लेन सर्विस भी शुरू की थी गुजरात में ही, ठीक है, वो भी इसी के अंतर्गत आ जाता है, जल मार्ग मंत्रालय के अंतर्गत आ जाएगा वो भी। तो ये सभी चीज़ें जोड़ करके यानी कि अब इसका दायरा और ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है और नाम इसका किया गया बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय। क्लियर। इसके करंट टाइम पर केंद्रीय मंत्री हैं कौन? तो वो हैं मनसुख मंडाविया जी। अच्छा, अब एक और अभी मंत्रालय का नाम चेंज हुआ था, आपको याद अगर हो तो जब नई शिक्षा नीति लाई गई थी तब एक और मंत्रालय का नाम चेंज किया गया था। किसका? मानव संसाधन विकास मंत्रालय का। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का नाम चेंज करके शिक्षा मंत्रालय किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, किस राज्य ने मछुआरों की आजीविका में सुधार के लिए परिवर्तनम योजना शुरू की? तो अभी हाल ही में केरल राज्य सरकार ने परिवर्तनम योजना शुरू की है। किस लिए? मछुआरों की आजीविका में सुधार के लिए। इसके तहत होगा ये कि समुद्र के तटीय इलाकों में जो युवा रहते हैं उनकी स्किल्स को और ज़्यादा इम्प्रूव किया जाएगा, उनकी स्किल्स को निखारा जाएगा। साथ ही साथ मछुआरों की जो समुदाय है, जो कम्युनिटी है, उनको उनकी सोशल और इकोनॉमिकल प्रोग्रेस में उनको सक्षम बनाने पर मदद किया जाएगा, ठीक है, उनकी सामाजिक और आर्थिक प्रोग्रेस में उन्हें सक्षम बनाया जाएगा। तो केरल राज्य सरकार ने इसके लिए परिवर्तनम योजना शुरू की है। ओके, केरल आया है, केरल से रिलेटेड अब करंट अफेयर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं उनका रिवीजन हम लोग आज फिर करते हैं। केरल पब्लिक अफेयर सेंटर की लिस्ट में भारत का सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य बना। सब्जियों के लिए बेस प्राइस फिक्स करने वाला पहला राज्य केरल बना। पूरी तरह से हाईटेक क्लासरूम वाला पहला राज्य केरल बना। साथ ही साथ केरल हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी के उषा जी, अभी हाल ही में इनका निधन हुआ। गैर संक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए UNIATF पुरस्कार केरल ने जीता। केरल पर्यटन ने दोस्तों PATA ग्रैंड अवार्ड भी जीता है। केरल से अभी एक और क्वेश्चन आया था कि पर्यटक सुविधा केंद्र का उद्घाटन अभी वहाँ पर किया गया है। साथ ही साथ केरल में दोस्तों सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का भी उद्घाटन किया गया। अच्छा, केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन जी, इन्होंने अभी हाल ही में कैदियों के बच्चों की सहायता के लिए 20-20 लाख रुपए की घोषणा की है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब केरल से स्टैटिक जानते हैं। केरल देख लीजिए मैप में, ये रहा केरल। तिरुवनंतपुरम यहाँ की है राजधानी। पिनरई विजयन यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में ही है। पेरियार नदी भी केरल में ही बहती है। केरल अपना बॉर्डर शेयर करता है कर्नाटक से और इधर तमिलनाडु से। केरल हाईकोर्ट की बात करें तो S मणि कुमार जी हैं इसके करंट टाइम पर चीफ जस्टिस। कौन? S मणि कुमार। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल लीगल सर्विसेज डे। ये दोस्तों मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 9 नवंबर को। कब? 9 नवंबर को मनाया जाता है नेशनल लीगल सर्विसेज डे। ये दिवस इसलिए मनाया जाता है जिससे पूरे भारत भर में लोगों में कानून के प्रति जागरूकता फैलाई जा सके। सबसे बड़ा कानून है, यही अवेयरनेस फैलाई जा सके। अच्छा, ये दिवस मनाया जाना कब से शुरू हुआ? इस दिवस की शुरुआत हुई दोस्तों 1995 में, 1995 में। ये दिवस दोस्तों भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की याद में ये मनाया जाता है, ठीक है, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 की याद में। ये एक्ट दोस्तों एक्चुअली में लागू हो गया था 11 अक्टूबर को 1987 में ही, लेकिन प्रभावी कब हुआ? ये प्रभावी हुआ दोस्तों 1995 में, 1995 में। और किस दिन प्रभावी हुआ? 9 नवंबर को। इसी वजह से 9 नवंबर को ये मनाया जाने लगा। 9 नवंबर 1995 को ये प्रभावी रूप लिया, इसी वजह से ये मनाया जाने लगा। क्लियर। चलिए, अब ये है इम्पोर्टेंट डे नवंबर मंथ का। नवंबर मंथ से अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट डे आए हैं उनका रिवीजन कर लेते हैं। 1 नवंबर को दोस्तों सबसे पहले मनाया गया विश्व शाकाहारी दिवस। इसके बाद 5 नवंबर को मनाया गया विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 7 नवंबर को मनाया गया राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। और 8 नवंबर को मनाया गया विश्व रेडियोग्राफी दिवस। और अभी मैंने आपको बताया 9 नवंबर को उत्तराखंड का 20वां स्थापना दिवस और 9 नवंबर को ही राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं। रसाथी द अदर साइड ऑफ ए ट्रांसजेंडर नामक उपन्यास किसने लिखा? तो अभी हाल ही में इस उपन्यास को लिखा है सशिंद्रन कल्लिकेल ने। किसने? सशिंद्रन कल्लिकेल ने लिखा है रसाथी द अदर साइड ऑफ ट्रांसजेंडर। ये ट्रांसजेंडर के ऊपर लिखी गई एक पुस्तक है, उपन्यास है, नॉवेल है, ठीक है। चलिए अब रिवीजन करते हैं पिछले दिनों में जो बुक्स एंड अर्थर के नाम आए हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। रणदीप गुलेरिया जी ने अभी हाल ही में एक पुस्तक लिखी टिल वी विन। क्या? टिल वी विन नाम से एक पुस्तक लिखी। तमाल बंदोपाध्याय जी ने पेंडोमोनियम नाम की एक पुस्तक लिखी, पेंडोमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी। इसके साथ ही अभी हाल ही में सरबप्रीत सिंह जी ने लिखी नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स। क्या?
नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स। दोस्तों जो हमारी ई बुक होती है उसमें प्रत्येक टॉपिक को चैप्टर वाइज बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखा गया रहता है, दिया गया रहता है। इससे क्या होता है, आप लोग चैप्टर बाय चैप्टर टारगेट बना करके अपना पढ़ते चलते हो। ठीक है, मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पर बहुत से लोग 20 रुपये में, 40 रुपये में, 50 रुपये में दे रहे हैं ई बुक, लास्ट 6 मंथ की, लास्ट 1 ईयर की। और वो जानते हैं क्या है, वो वन लाइनर है या तो ऑब्जेक्टिव टाइप है। ये दोनों ही चीज़ें, वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव, मैं आपको फ्री में दिया करता हूँ। अगर आप एनजेटी ऐप यूज़ करते होगे या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े होगे तो आपको मंथली करंट अफेयर की प्रत्येक मंथ की पीडीएफ मिल जाती होगी। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप पर आपको वन लाइनर के रूप में पर डे का डेली रिवीजन भी मिल जाता होगा। तो आप लोग को ये बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है, जो लोग उसके लिए 20 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये का पेमेंट करा के अपने स्टूडेंट्स को दे रहे हैं। तो आप लोगों को ये चीज़ें बिल्कुल फ्री में दी जा रही है। तो आप लोग पैसा देख करके मत लीजिए। आप लोग जो पैसा देख रहे हैं कि 20 रुपये में यहाँ पर 1 ईयर की है, यहाँ पर 40 रुपये में 1 ईयर की है और इनके यहाँ 120 रुपये में है। बात ये है कि 120 रुपये की ये जो ई बुक है इसमें मेहनत भी उसी टाइप की गई है, पूरे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ इसमें दिया गया है। और जब तक आप डिटेल में नहीं पढ़ोगे तब तक आप अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो। आप वन लाइनर से कोई एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई कर सकते हो। आप लोग 700, 800 या 1000 वन लाइनर को कितना भी रट डालो, पूरी तरीके से याद नहीं होगा, क्योंकि आप उसे याद करोगे, समझोगे नहीं। जब तक आपको उसके बारे में कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तब तक आपको नॉलेज नहीं आएगी। अब देखिए, फॉर एग्जांपल अभी लेते हैं अमेरिकी चुनाव। अमेरिका में चुनाव में क्या हुआ, वहाँ पर मान लीजिए एक क्वेश्चन कोई लेता है अपने करंट अफेयर के वीडियो में कि अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता या 47वें राष्ट्रपति कौन बने, तो आप लोग आंसर कर देंगे जो बिडेन। यही उस क्वेश्चन में रहेगा। जबकि उससे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं कि उनकी पार्टी का क्या नाम है, उनकी पार्टी का सिंबल क्या है, उन्होंने कितने इलेक्ट्रोल से जीता है या किसे हराया है, जो उनके विरोधी चुनाव में जो डोनाल्ड ट्रंप थे उनका क्या चुनाव चिन्ह था, उनके की क्या पार्टी का नाम था। तो ये सब चीज़ों से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं और आजकल के एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बन रहे हैं। जो डायरेक्ट क्वेश्चन होता है उससे ना पूछ करके उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो जब तक आपको उसके बारे में डिटेल नॉलेज नहीं रहेगी तब तक आप पूरी तरीके से नहीं कह सकते हो कि आपका करंट अफेयर तैयार है। आप वन लाइनर या फिर इसके ऑब्जेक्टिव पढ़ करके एग्ज़ाम्स क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। आप बस उतना पैसा बर्बाद करोगे अपना। चलिए, बाकी आप लोग समझदार हो। अगला है, सड़क परिवहन मंत्रालय ने कब से सभी 4 पहिया वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य करने की घोषणा की। तो सड़क परिवहन मंत्रालय ने अभी हाल ही में 1 जनवरी 2021 से घोषणा की है कि सभी 4 पहिया वाहन जो होंगे उनके लिए फास्टैग अनिवार्य हो जाएगा। अभी तक क्या होता था, जो नए 4 पहिया वाहन आते थे, जो गाड़ियां आती थी, उन्हीं के लिए फास्टैग अनिवार्य रूप से था। यानी जो पुरानी गाड़ियां थी वो अभी भी वैसे ही रन कर रही थी, ठीक है। लेकिन अब ये नियम लगा दिया गया कि 1 जनवरी 2021 के बाद से जो पुरानी गाड़ियां हैं उन पर भी फास्टैग अनिवार्य होगा और जो नई आ रही हैं उन पर तो होता ही है, ठीक है। साथ ही साथ कुछ और भी नियम स्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं, जैसे बिना फास्टैग के किसी भी गाड़ी का इंश्योरेंस जो होगा वो रिन्यूअल नहीं होगा। कोई इंश्योरेंस कराना चाहता है गाड़ी का, उसका इंश्योरेंस नहीं होगा। ये सब चीज़ें भी कर दी गई। यानी कुल मिला जुला करके फास्टैग अनिवार्य करना ही है, ठीक है। फास्टैग लगाना अनिवार्य होना ही होना है। अब देखिए, ये फास्टैग क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। फास्टैग दोस्तों एक प्रीपेड टैग होता है। फास्टैग ये प्रीपेड टैग है जो टोल प्लाजा पर ऑटोमेटिक टोल टैक्स डिडक्शन के लिए शुरू किया गया है। इसमें होता क्या है कि जो कार होती है, कार के ऊपर या फ्रंट साइड पर एक टैग लगा दिया जाता है। जब ये कार किसी टोल प्लाजा से होकर के गुजरती है तो यहीं पर ऊपर RFID एक सेंसर लगा होता है, ठीक है। रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफाई के लिए एक सेंसर लगा हुआ होता है और वो सेंसर यहाँ से सेंस करता है, RFID की मदद से फास्टैग को सेंस करता है, वहाँ पर स्कैन करता है और वहीं से टोल टैक्स ऑनलाइन ही डिडक्ट हो जाया करेगा। लेकिन इसके लिए कराना क्या होगा, इसके लिए फास्टैग को रिचार्ज कराना होगा, ठीक है। फास्टैग को अपना रिचार्ज करा करके रखना होगा। अगर रिचार्ज नहीं है तो वहीं पर रोक दिया जाएगा। अब ये फास्टैग क्यों शुरू किया गया, जिससे दोस्तों जो टोल प्लाजा पर ट्रैफिक जाम लग जाता है वो ट्रैफिक जाम से बचा जा सके, ठीक है। जल्दी जल्दी डिडक्शन हुआ करे और बिना रुके गाड़ियां पार होती रहें, ठीक है। तो इसे मोटर वाहन अधिनियम 1989 के तहत, याद रखिएगा, इसे मोटर वाहन अधिनियम 1989 के संशोधन के तहत लागू किया गया था। क्लियर बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं, किस टेनिस खिलाड़ी ने पेरिस मास्टर्स 2020 का खिताब जीता। तो अभी हाल ही में डेनियल मेदवेदेव ने जीता पेरिस मास्टर्स 2020 का खिताब। ये टेनिस खिलाड़ी हैं, कहाँ के हैं, रूस के हैं। इन्होंने किसको हराया, इन्होंने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया। किसे,
अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हरा करके जीत लिया पेरिस मास्टर्स 2020 का खिताब। टेनिस का ये टूर्नामेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत की किस शॉर्ट फिल्म को ऑस्कर 2021 के लिए नामित किया गया? तो अभी हाल ही में नटखट फिल्म को, नटखट दोस्तों एक शॉर्ट फिल्म है, इसको ऑस्कर 2021 के लिए नामित किया गया है, नॉमिनेट किया गया है भारत की तरफ से। ध्यान रखिएगा, ऑस्कर 2021 के लिए नामित किया गया है, यानी कि इसमें होता क्या है, प्रत्येक कंट्री जो होती है वो अपनी अपनी मूवीज़ को भेजती हैं कि हमारे हिसाब से इसे मिलना चाहिए ऑस्कर, लेकिन ऑस्कर किसे मिलेगा ये डिसाइड करते हैं ऑस्कर वाले। ठीक है, तो ऑस्कर 2021 के लिए नटखट को भारत की तरफ से भेजा गया है। इसकी एक्ट्रेस हैं दोस्तों विद्या बालन। विद्या बालन आप जानते हैं, ये फिल्म दोस्तों अवार्ड भारत में भी जीत चुकी है। इसने बेस्ट ऑफ इंडियन शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2020 का अवार्ड जीता है। इसके डायरेक्टर हैं शान व्यास। कौन है? शान व्यास जी हैं इसके डायरेक्टर। अच्छा, आपको एक क्वेश्चन और याद आ रहा होगा, अभी कुछ ही दिन पहले भारतीय मूल की थी दीपा मेहता, भारतीय मूल की दीपा मेहता की एक फिल्म फनी बॉय, फनी बॉय जो है वो भी नॉमिनेट की गई है ऑस्कर के लिए, लेकिन वो कहाँ से नॉमिनेट की गई है? वो कनाडा से नॉमिनेट की गई है फनी बॉय। ये भी मैंने आपको बताया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला देखते हैं, एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रशासनिक और बजटीय प्रश्न की सलाहकार समिति में किसे शामिल किया गया? तो अभी हाल में विदिशा मैत्री को दोस्तों, ये भारत की राजनयिक हैं, इनको एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रशासनिक और बजटीय प्रश्न की सलाहकार के रूप में शामिल किया गया है। इसके लिए वोटिंग हुआ वहाँ पर यूनाइटेड नेशन में, और इनके अपोजिशन में खड़े थे अली मोहम्मद फ़ेक। अली मोहम्मद फ़ेक ये ईरान के हैं। ये दो उम्मीदवार थे इस पद के लिए, और जिसमें विदिशा मैत्री जी को 126 वोट प्राप्त हुए। 126 सदस्यों ने इनके प्रति अपना समर्थन दिया, बाकी 64 सदस्यों ने मोहम्मद अली फ़ेक को अपना समर्थन दिया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, कहाँ पर भारत की पहली सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना की शुरुआत हुई? तो अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में भारत की पहली सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना की शुरुआत हुई। इसका उद्घाटन किया दोस्तों केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने। ये सोलर बेस्ड इंटीग्रेटेड मल्टी विलेज वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट है। अरुणाचल प्रदेश में यह स्थापित की गई है। भारत की पहली सौर आधारित यानी सोलर बेस्ड जल आपूर्ति परियोजना है। क्लियर? अरुणाचल प्रदेश आया है, इसके बारे में जान लेते हैं। ईटानगर यहाँ की राजधानी है, ये रहा अरुणाचल प्रदेश। पेमा खांडू बीजेपी पार्टी से यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर है BD मिश्रा। गुवाहाटी हाईकोर्ट यहाँ भी पड़ता है, और इसके करंट टाइम पर चीफ जस्टिस कौन है? N कोटेश्वर सिंह जी। अरुणाचल प्रदेश अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है? अरुणाचल प्रदेश अपना बॉर्डर असम से और नागालैंड से शेयर करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब यानी MCC का नया संरक्षक किसे नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में MCC का नया संरक्षक नियुक्त किया गया दोस्तों माइकल होल्डिंग को। माइकल होल्डिंग ये वेस्ट इंडीज के पूर्व तेज गेंदबाज रह चुके हैं, और इनको मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब का नया संरक्षक, नया पैट्रॉन नियुक्त किया गया है। ये MCC यानी मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब है क्या? ये दोस्तों खेल के नियमों में संरक्षण के लिए बनाई गई एक संस्था है। ठीक है, तो इसके नए पैट्रॉन या नए संरक्षक कौन नियुक्त किए गए? माइकल होल्डिंग। क्लियर? तो बस दोस्तों ये तो थे आज के दिन के टॉप इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। आप अगर अभी तक लाइक नहीं किए हो वीडियो को तो जल्दी से लाइक कर दो। आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, याद दिलाना पड़ता है। वीडियो को लाइक कर दिया करो, अपने दोस्तों के पास इसे शेयर भी कर दिया करो। दोस्तों अगर आप लोग शेयर करते रहोगे, सपोर्ट करते रहोगे तो आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आती ही रहेंगी ऐसे ही। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में फैले विशाल घास के मैदान को क्या कहते हैं? अभी कल ही मैंने आपको इस टॉपिक पर वीडियो दी हुई है कि विश्व के प्रमुख घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, क्या नाम होता है, क्या क्या उनकी क्वालिटीज़ होती हैं। तो आप लोग कल वाली वीडियोज़ को जरूर देखिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर भी कीजिएगा डिटेल में। अगला, कोरोना अपशिष्ट के लिए पीले कूड़ेदान का उपयोग करने वाला पहला शहर कौन बना? दोनों ही क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, दोनों के बारे में आप डिटेल में आंसर कर सकते हो। अब आप वीडियो देख लिए हो तो जाओ जल्दी से इसकी क्विज भी सॉल्व कर लो। क्विज मिल जाएगी आपको मिश्रा जी टेक्निकल MGT ऐप पर। क्विज सॉल्व करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि क्विज सॉल्व करने से आपका रिवीजन बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाता है। आप अपना सेल्फ मूल्यांकन कर सकते हो। तो चलिए बस फिलहाल इतना ही रखते हैं वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।